नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कोशिका की संरचना एवं कोशिका के कार्यों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कोशिका की संरचना, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग तथा कोशिकांगों के कार्यों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। इस लेक्चर में हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे और कोशिका विभाजन से ही हम कोशिका के महत्व को, कोशिका के कार्यों को समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम कोशिका विभाजन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कोशिका से। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से निर्मित होता है। उस सूक्ष्मतम इकाई को ही कोशिका कहा जाता है और कोशिका ही जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ कोशिका में स्वजनन की जो है क्षमता होती है, जिसको आज हम इस लेक्चर में कोशिका विभाजन के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ कोशिका के जो कोशिकांग है वो विभिन्न कार्यों को प्रतिपादित करते हैं, अर्थात सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिका के भीतर ही संपन्न होती हैं। अब कोशिका के कार्यों को और कोशिका के महत्व को जो है कोशिका विभाजन से समझा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कोशिका विभाजन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन से क्या तात्पर्य है और कोशिका विभाजन के महत्व को लिखिए। राइट, या फिर 11 नंबर में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन को समझाइए। तो उस स्थिति में कोशिका विभाजन को परिभाषित करते हुए हमें तीनों प्रकार के जो कोशिका विभाजन हैं उनके बारे में लिखना होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कोशिका विभाजन से। देखिए, दरअसल कोशिका विभाजन से अगर हम सीधी तौर पर समझें तो जब कभी भी आपको चोट लग जाती है, राइट, आपकी स्किन हट जाती है या फिर जो है हम बाल कटवाते हैं, या फिर कुल मिलाकर अगर देखें तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट में, उनकी हेल्थ में क्या होता है, समय के साथ में परिवर्तन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में हर समय पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो दरअसल इसका नाम है कोशिका विभाजन। वास्तविक रूप से देखें तो वह प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर में जो मूल कोशिकाएं हैं उनसे नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं, उस प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। राइट, तो कोशिका विभाजन की जो सबसे सटीक परिभाषा होगी वो ये है कि कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होना। राइट, तो शरीर में या जीवों के शरीर में जब एक कोशिका से कई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो 3 नंबर के लिए सबसे सटीक परिभाषा यही है। तो कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होना होता है। राइट, जो कोशिका विभाजन है वो जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवधारियों के शरीर में जो नई कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन से ही बनती है। अर्थात जो मूल कोशिका है या फिर हम एक तरीके से कहें मातृ कोशिका से ही कोशिका विभाजन से अनेक संतति कोशिकाओं का अर्थात नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी कोशिका विभाजन से ही जो है शारीरिक वृद्धि होती है, अर्थात जैसे जैसे आयु बढ़ने पर जैसे जैसे शरीर में वृद्धि होती है जो है हमेशा नित्य नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। राइट, साथ ही साथ अगर किसी भी वजह से व्यक्ति को चोट लग जाती है या फिर रोग हो जाता है तो जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं या ऊतक होते हैं उनका पुनरुत्पादन भी कोशिका विभाजन से होता है। नवीन अंगों की जो वृद्धि है वह भी कोशिका विभाजन से ही संभव है। साथ ही साथ लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में भी कोशिका विभाजन अति महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिका विभाजन शारीरिक वृद्धि के लिए, क्षतिग्रस्त ऊतकों एवं कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, शरीर के नए अंगों की वृद्धि एवं विकास के लिए, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन का महत्व बहुत ही अधिक होता है। कुल मिलाकर देखें तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर की जो
मातृ कोशिका है उससे अनेक जो है संतति कोशिका का निर्माण होता है। राइट। अब जो कोशिका विभाजन है उसको सबसे पहले किसने देखा था? विर्चाऊ ने देखा था। जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा यहाँ पर असूत्री विभाजन, फिर हो जाएगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो हम एक एक करके तीनों विभाजनों को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असूत्री विभाजन की। देखिए, असूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का वह रूप होता है जो कि केवल और केवल अविकसित कोशिकाओं में ही होता है। तो अविकसित कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है और इस विभाजन में जो कोशिका है, कोशिका का अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। तो इसमें कोशिका का जो केंद्रक होता है वो शुरू में क्या होता है? लंबा होता है और फिर लंबा होके जो केंद्रक है वो क्या होते हैं? 2 भागों में क्या होता है? बट जाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। राइट। तो इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है और वो लंबा होकर जो केंद्रक है वो 2 भागों में विभाजित होता है और 2 विभाजित होकर 2 अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अब कोशिका विभाजन के महत्व को आप सामान्य जीवन में भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कभी अगर हमें हमारे चेहरे पर अगर हमारी स्किन छिल जाती, तो कभी देखा है कि चेहरे पर ऐसा हुआ हो कि चेहरे पर जो है वो हमारे हाथ की जो इस तरीके की स्किन है वो यहाँ पर आ रही है, या हथेलियाँ अगर क्षतिग्रस्त हो जाती तो वहाँ पर इस तरीके की स्किन आ रही नहीं आती है ना? क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन हमेशा मातृ कोशिका से ही होता है। तो मातृ कोशिका ही जो है वो संतति कोशिकाओं में बदलती है। इसी वजह से हमारे शरीर की जिस कोशिका की क्षति होती है या जो कोशिकाओं से एक अंग बनता है उसी कोशिका से ही अन्य कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए जब हम बालों को काटते हैं तो उसकी जगह पे नए बाल आएंगे। अगर यहाँ पर हमारा जो है त्वचा निकल जाएगी तो इसके समान ही त्वचा आएगी, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसीलिए जहाँ कहीं पर भी हमको जो है चोट लगती है तो उसके समान ही क्या होती हैं? नई कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि कोशिका का केंद्रक है, ये केंद्रक जो है पहले क्या हो जाएगा? इस तरीके से लंबा हो जाएगा। लंबा होकर ये 2 भागों में क्या होता है? इस तरीके से बट जाएगा और 2 नई कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? रेमेक ने की थी। और ये जो है असूत्री विभाजन है ये अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे या शैवालों में होता है। और इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो अमीबा में जो विखंडन होता है वो असूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो असूत्री विभाजन की जो अगर हम देखें तो असूत्री विभाजन में इतनी जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। असूत्री विभाजन जो है वो अविकसित कोशिकाओं में होता है और असूत्री विभाजन में कोशिका का केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर वो जो केंद्रक है वो 2 भागों में बट जाता है और एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से जो है संतति कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और चूंकि ये जो विभाजन है ये अविकसित कोशिकाओं में होता है इसलिए यह विभाजन जीवाणु है या कवक या शैवाल जैसे अविकसित जो है कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसकी खोज रेमेक ने की थी और अमीबा में जो है विखंडन असूत्री विभाजन से ही होता है। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो जाएगा, मिटोसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि यहाँ पर समसूत्री और अर्धसूत्री का मतलब क्या हुआ। देखिए, समसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है, इसमें गुणसूत्रों की क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जब कोशिका विभाजन से एक कोशिका जो कि कौन हो जाएगी? मातृ कोशिका से जब जो है डॉटर सेल का निर्माण होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या समान होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? समसूत्री कहते हैं। और अर्धसूत्री का मतलब क्या हुआ कि जब कोशिकाओं में
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो मात्र कोशिका है, राइट, उससे जो डॉटर सेल है या जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये अगर आपको पहले ही समझ में आ गया हो तो बाकी की जो चीजें हैं इनके आधार पर हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर समसूत्री विभाजन। अब देखिए, समसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन होता है जिसमें मातृ कोशिका से जब जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान होती है। इसके कारण ही इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और यह जो विभाजन है ये कायक कोशिकाओं में होता है, राइट। कायक कोशिकाएं हमारे शरीर की वे कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। चाहे हमारे बाल हो, त्वचा हो, स्किन हो, हड्डियां हो, अंग हो, इन सब का निर्माण किससे हुआ है, कायक कोशिकाओं से हुआ है। और जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायक कोशिकाओं में अर्थात उन कोशिकाओं में जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है उनमें समसूत्री विभाजन होता है। और इसके फलस्वरूप जो है द्विगुणित, राइट, डिप्लॉयड जो है संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान ही रहती है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यदि आप 3 नंबर में इसका उत्तर लिख रहे हैं या 5 नंबर में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हम इन दोनों को जो है परिभाषा के तौर पर या इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। और वो क्या है कि देखिए, समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जो कायक कोशिकाओं में होता है जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यही कारण है कि इस विभाजन को क्या कहा जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में जब जो है मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तो 2 पुत्री कोशिकाओं, 2 डॉटर सेल या 2 संतति जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो समसूत्री विभाजन है इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी। जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने और पादप कोशिका में इसकी खोज की थी स्ट्रॉन्सबर्गर ने। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका में और स्ट्रॉन्सबर्गर ने पादप कोशिका में इसकी खोज की थी। और अगर हम देखें तो समसूत्री विभाजन का मतलब पहले माना जाता था कि केंद्रक का विभाजन होना, परंतु आधुनिक समय में जो नई खोजें हैं उनके आधार पर समसूत्री विभाजन से तात्पर्य है केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य दोनों का क्या होना, विभाजन होना। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसमें मात्र कोशिका उसे कहेंगे जिसमें कोशिका का विभाजन होता है और जो निर्मित कोशिका होती है उसको संतति कोशिका या क्या कहेंगे, पुत्री कोशिका कहेंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन की क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं समसूत्री विभाजन की विशेषताएं। देखिए, ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन की विशेषताएं लिखिए। तो हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जो कायक कोशिकाओं में अर्थात उन कोशिकाओं में होता है जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है या जीवों के शरीर का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात एक जो मातृ कोशिका है, पेरेंट सेल, उससे 2 डॉटर सेलों का या 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन से जो संतति कोशिकाएं होती हैं या पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर जो समसूत्री विभाजन है वह निम्नलिखित चरणों में होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था वह अवस्था होती है जो 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था होती है।
इसमें जो है कोशिका विभाजन की क्या होती है, तैयारी होती है, राइट। तो इंटरफेज वह अवस्था है जो दो कोशिका विभाजन के बीच का समय पीरियड होता है और इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, राइट। फिर अगला जो चरण होता है वो होता है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में जो कोशिका की केंद्रक झिल्ली है, राइट, क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, या इसको केंद्रक कला भी कह सकते हैं, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका, हमने देखा था केंद्रिका जो है वो कोशिका विभाजन में भाग लेती है। तो प्रोफेज अवस्था में जो है केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। इसके साथ ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन पतले धागे नुमा रचनाएं आपस में जुड़कर एक मोटी छड़ के रूप में रचना बनाती हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। अर्थात इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं, जो क्रोमेटिड होते हैं ये क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं, या जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो जो लंबे महीन धागे जैसी रचनाएं होती हैं वो आपस में जुड़कर क्रोमेटिड या गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित होते हैं और ये क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं, राइट। तो प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। तो वहीं जो महीन पतले एवं धागे नुमा रचनाएं हैं जिनको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं वो आपस में संघनित होकर जुड़कर गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो क्रोमेटिड होते हैं वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। फिर मेटाफेज जो अवस्था होती है, राइट, मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड, राइट, तो क्रोमेटिड जो हैं मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिड से सेंट्रोसोम, अब मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम क्या होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, तारक काय। ये मेटाफेज प्लेट पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, राइट। तो जो है प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होती है, लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है और उसके साथ ही जो क्रोमेटिड होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाते हैं या जो है दृष्टिगोचर हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमेटिड होते हैं उनसे सेंट्रोसोम या तारक काय क्या होता है, जुड़ जाता है, राइट, मेटाफेज प्लेट पर। और एनाफेज वह अवस्था है जिसमें क्रोमेटिड में क्या होता है, विभाजन होता है, राइट। और क्रोमेटिड में विभाजन होता है तो क्रोमेटिड के विभाजन होने से ही जो है क्रोमेटिड का विभाजन हो जाता है, अर्थात जो गुणसूत्र हैं उनका विभाजन हो जाता है। और जो टीलोफेज अवस्था है इसमें केंद्रक झिल्ली एवं क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रिका, ये पुनः क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात हुआ क्या, समझिए, देखिए प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं और क्रोमेटिड दृष्टिगोचर हो जाते हैं। फिर मेटाफेज अवस्था में मेटाफेज प्लेट पर जो क्रोमेटिड है वो सेंट्रोसोम से या तारक काय से जुड़ जाते हैं। फिर एनाफेज अवस्था में जो क्रोमेटिड होता है उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, राइट। इस विभाजन के पश्चात में जो केंद्रक है उसका भी विभाजन हो जाता है और केंद्रक द्रव्य का भी जो है विभाजन हो जाता है। और टीलोफेज अवस्था में पुनः जो केंद्रक विभाजित होकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, राइट। और जब दो भागों में विभाजित होता है तो दोनों केंद्रकों की केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होता है,
पुनः दृष्टिगोचर हो जाती है। इस तरीके से जो समसूत्री विभाजन है वो संपन्न हो जाता है। राइट। अब हम यहाँ पर समसूत्री विभाजन का जो है वो महत्व पढ़ेंगे। तो ये थी समसूत्री विभाजन की विशेषताएं। अब समसूत्री विभाजन का हम यहाँ पर महत्व समझेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी भी जीवधारी के शरीर में नई कोशिकाओं का, चाहे बाल के रूप में हो या आपकी त्वचा छिल जाए या किसी नए अंग का निर्माण हो रहा हो या अंग के आकार में वृद्धि हो रही हो, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो है नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इससे क्या होगा, अंगों का निर्माण भी होगा। बिल्कुल सीधी सी बात, समसूत्री विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात कोशिकाओं का निर्माण होगा तो अंगों का निर्माण होगा। और इसके साथ ही अगर किसी भी वजह से, दुर्घटना से या किसी अन्य कारण से अगर अंग दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, अंगों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो अंगों की मरम्मत भी इसी समसूत्री विभाजन से होती है। राइट। साथ ही साथ शरीर का निर्माण, अब अंगों का निर्माण हो जाएगा तो शरीर का निर्माण भी किससे होगा, समसूत्री विभाजन से ही होगा। और अगर किसी भी वजह से आपके शरीर में शरीर की कोशिकाएं जो है छिल जाती हैं या टूट फूट जाती हैं, तो शरीर की जो है वृद्धि भी किससे होती है, इसी विभाजन से होती है। राइट। तो ये समसूत्री विभाजन का महत्व बिल्कुल सरल है। समसूत्री विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं अर्थात अंगों का निर्माण होता है। अब नए अंगों के निर्माण के साथ साथ अगर जो अंग हैं वो अगर क्षतिग्रस्त होते हैं तो अंगों की मरम्मत भी इसी विभाजन से होती है। फिर शरीर का निर्माण भी समसूत्री विभाजन से होता है। और अगर शरीर का जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, शरीर के ऊतक या कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तो उनकी भी मरम्मत होती है और इसी से शरीर की क्या होती है, वृद्धि भी होती है। तो ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन का महत्व। अब समझते हैं हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। या फिर जो है 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या समझते हैं। राइट। इसकी विशेषताओं को समझाइए, साथ ही साथ इसके महत्व को भी लिखिए। राइट। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर की जनन कोशिकाओं में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल होता है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर अच्छे से समझाना चाहूँगा कि एक चीज़ें मैंने बताई थी कि जो जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों में अपने जैसी संतानों को जो है जन्म देने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात सजीवों का एक गुण होती है उनकी प्रजनन क्षमता। तो जो सजीव हैं वो अपनी जैसी संतानों को जन्म दे सकते हैं और इसी क्षमता को उनकी क्या कहते हैं, प्रजनन क्षमता कहते हैं। और सजीवों में प्रजनन का जो है गुण पाया जाता है। इस प्रजनन के गुण के लिए सभी जीवों में क्या होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। राइट। तो मेल और फीमेल, नर एवं मादा, तो प्रजनन के लिए नर में और मादाओं में अलग अलग क्या होते हैं, अंग विकसित होते हैं। और ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं, अर्थात जो नर एवं मादा में जो प्रजनन अंग होते हैं, और जब प्रजनन में जो भाग लेते हैं, राइट, उसमें ही जो है जनन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो जनन कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में, हमारे जनन अंगों में पाई जाती हैं, जिनसे निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो प्रजनन करने के लिए प्रजनन अंग पाए जाते हैं और जो निषेचन की क्रिया जिस तरीके से संपन्न होती है, राइट, उन अंगों को ही क्या कहा जाता है, या उन अंगों की कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है, जनन कोशिकाएं कहा जाता है। जैसे शुक्राणु या क्या हो जाएंगे, अंडाणु हो जाएंगे। राइट। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है और इसके फलस्वरूप एक कोशिका के विभाजन से 4 कोशिकाओं का क्या होता है,
निर्माण होता है। और चूंकि इस विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है, राइट। तो आधी रह जाती है, इस वजह से ही तो इसे क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी भी संतान में माता एवं पिता के गुण आ सके और साथ ही साथ, राइट, साथ ही साथ जो है लैंगिक जनन संभव हो सके, इसके लिए अर्धसूत्री जो विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप उत्तर लिखना चाहें 3 नंबर में और 5 नंबर में तो हम इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जो कि जनन कोशिकाओं में होता है और इस विभाजन के फलस्वरूप या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है, इसीलिए ही इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और इस अर्धसूत्री विभाजन से ही जो लैंगिक जनन करने वाले जो जितने भी जीव होते हैं, राइट, उनमें गुणसूत्रों की संख्या इससे क्या होती है, समान होती है, राइट। तो ये यहाँ पर हमने समझा किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसके साथ ही ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 बार होता है। ये जो प्रक्रिया है ये 2 बार क्या होती है, संपन्न होती है और 2 चरणों में होने से इसमें 4 जो है संतति कोशिकाओं की निर्माण होता है। और जो संतति कोशिकाएं होती हैं उसमें पैतृक कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, बाजमैन ने की थी। और इसका जो नामकरण था वो फार्मर एवं किसने किया था, मूरे ने किया था। अब हम यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन है, राइट, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो ये भी हो सकता है 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी जो है विशेषताओं को लिखिए। तो अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताओं को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जीवों की जनन कोशिका में होता है। साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का या 4 डॉटर सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। और जब निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात शुक्राणु एवं अंडाणु मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है तो पुनः गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है, राइट। और यह जो विभाजन है वो 2 चरणों में होता है। यह विभाजन जो है कितनी बार होता है, 2 बार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 4 संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो कोशिकाओं की संख्या है वो कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। ये अर्धसूत्री विभाजन की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। अब अर्धसूत्री जो विभाजन है उसकी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन से थोड़ी मिलती जुलती है और थोड़ी क्या है, अलग है। जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, राइट। पहला क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और फिर होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो पहले चरण में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है जिसको ही हास विभाजन कहा जाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है ये बिल्कुल कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो इसको ही जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इसको ही हास क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को ही हास विभाजन कहते हैं। और जो अर्धसूत्री सेकेंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन या हास विभाजन में पहले इंटरफेज अवस्था होगी, फिर प्रोफेज हो जाएगा, फिर मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, टीलोफेज हो जाएगा। और फिर अर्धसूत्री विभाजन में बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान पहले तैयारी होगी, फिर प्रोफेज अवस्था होगी, फिर मेटाफेज अवस्था होगी, फिर एनाफेज अवस्था होगी और फिर
टीलोपेज सेकेंड अवस्था होगी। तो इस तरीके से जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है और 2 चरणों में एक कोशिका से 4 नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, राइट। इसके अलावा इसकी अगर हम विशेषताओं को समझें तो इसकी जो विशेषता है उसमें अगर हम देखें तो जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हास्य विभाजन होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन हास्य विभाजन होता है जिसके समाप्त होने पर एक कोशिका से कितनी 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। वहीं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो समरूप जो है विभाजन होता है, अर्थात जिसके समाप्त होने पर पुनः 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों में जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अर्ध जो सूत्री विभाजन है उसमें एक कोशिका से 4 जो है संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब अर्ध सूत्री विभाजन के महत्व को समझते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही जो है अनुवांशिकी स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है, राइट। तो अनुवांशिकी जो स्थायित्व है उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। जिसको आगे हम अंतर समझेंगे तो मैं उसमें और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती हैं जो कि जाइगोट बनते समय पुनः क्या होती हैं, द्विगुणित हो जाती हैं और इस तरीके से माता एवं पिता के आनुवांशिक जो गुण हैं वो संतति में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है आनुवांशिकी स्थायित्व के लिए महत्व होता है और अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही आने वाली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या जो है जनक पीढ़ी के क्या होती है, समान होती है, राइट। अगर हम देखें, अगर अर्धसूत्री विभाजन ना होता तो जैसे हमने देखा कि पिता में जैसे अगर 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, माता में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो उससे क्या होगा कि जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती। लेकिन क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और जब निषेचन होकर जाइगोट बनता है तो पुनः जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान हो जाती। तो ध्यान रखना, इस अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जो कि जाइगोट बनते समय क्या होती है, समान हो जाती है। तो इसके लिए जो है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही अनुवांशिकी जो है वो स्थायित्व बना रहता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही आने वाली पीढ़ी में गुणसूत्र की जो संख्या है वो जनक पीढ़ी की क्या होती है, समान होती है। तो ये हमने यहाँ पर तीनों असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन तीनों में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर और भी बारीकी से समझने के लिए यहाँ पर हम इन दोनों में अंतर भी चलेंगे। दरअसल मैं वहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ को समझाता फिर हम अगले में पढ़ते तो टाइम वेस्ट होता, इसीलिए हम अंतर भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये अंतर भी हो सकता है 11 नंबर में आए कि अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, या फिर हो सकता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है 5 नंबर में ही आ जाए, या अर्धसूत्री। तो समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में हम अंतर को निम्नलिखित जो है तरीकों से या निम्नलिखित बिंदुओं से समझते चलेंगे, जिसमें से पहला बिंदु आपको बहुत अच्छे से पता है कि समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में या उन कोशिकाओं में जिनसे शरीर का निर्माण होता है उन कोशिकाओं में समसूत्री जो है विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से द्विगुणित जो है डिप्लॉयड जो है संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है और इससे द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और इसके फलस्वरूप अगुणित या हेप्लॉइड जो है वो युग्मक बनते हैं
जो कि किस में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं। निषेचन जब पूरा हो जाएगा, राइट, जब जाइगोट का निर्माण होगा तो फिर जो गुणसूत्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, द्विगुणित तो हो जाएंगे, राइट। तो समसूत्री विभाजन में द्विगुणित जो है संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिकाओं में होता है और इससे अगुणित जो है युग्मक बनते हैं, जो कि किस में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं। क्लियर। फिर हमने देखा था कि जो असमसूत्री विभाजन वो केवल एक चरण में पूर्ण होता है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकेंड 2 चरणों में पूर्ण होता है। क्लियर। फिर तीसरा जो है समसूत्री विभाजन में केंद्रक एक बार क्या होता है, विभाजित होता है, किंतु इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जो है संतति कोशिका की जो है और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान रहती। तो इसमें केंद्रक का एक बार विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसमें केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं। फलतः जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पैतृक कोशिका की क्या होती है, आधी रह जाती है। तो 2 बार कोशिका 2 चरणों में होती है तो 2 बार कोशिका विभाजन होगा। 2 बार विभाजन से 4 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है और इसी वजह से साथ ही साथ जो है पैतृक कोशिकाओं से जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। फिर अगला अंतर क्या है कि जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में जो पूर्व अवस्था है या फ्रू फेज है ये अपेक्षाकृत कैसी होती है, सरल एवं कम अवधि की होती है। तो जो पूर्व अवस्था है ये सरल एवं कम अवधि की होती है। तो वहीं अर्धसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था है वो 5 उप अवस्थाओं में, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन 5 चरणों में क्या होती है, बटी हुई होती है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था एक तो लंबी होती है और क्या होती है, जटिल भी होती है। साथ ही साथ इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, राइट। और चूंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसीलिए काइज़मेटा क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, जिस वजह से अनुवांशिक विकृति भी नहीं होती है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, राइट, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या होते हैं, काइज़मेटा बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण काइज़मेटा बनते हैं और इसके कारण जो संतति कोशिकाएं हैं उनके अनुवांशिक गुणों में क्या होती है, भिन्नताएं आ जाती हैं, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे काइज़मेटा बनते हैं और इसी वजह से संतति कोशिकाओं में विभिन्नताएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। फिर जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें सेंट्रोमियर में गुणसूत्र जो है मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं तथा कैसे होते हैं, द्विसूत्री होते हैं, डबल थ्रेटेड। इसमें मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र कैसे होते हैं, 4 सूत्रीय हो जाते हैं, जबकि मेटाफेज सेकेंड में समसूत्री विभाजन के समान ही क्या है, ये होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के क्या होती है, समान ही होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परंतु अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जो संतति कोशिका है उसमें पैतृक कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और दोनों के महत्व को हमने बहुत पहले इसी जो है बहुत अच्छे से समझ लिया है। समसूत्री विभाजन के कारण ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं के निर्माण के कारण ही अंगों का निर्माण होता है, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत होती है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो समसूत्री विभाजन शारीरिक वृद्धि के लिए और हमारे अंगों के शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वहीं जो अर्धसूत्री विभाजन है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है, काइज़मेटा भी बनते हैं, जिससे जीवों में भिन्नता के लिए भी जो है अर्धसूत्री विभाजन जिम्मेदार होता है। तो इसके साथ ही हमने जो है कोशिका के महत्व एवं कार्य को कोशिका विभाजन के रूप में पढ़ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।